था कि आपकी जो पढ़ाई है जो आप कर रहे हैं, ये पढ़ाई आपकी कभी भी, कोई सी भी पढ़ाई जो है कभी भी हमें नुकसान नहीं देती। एकमात्र ऐसी चीज है जीवन में जो अपन को कभी भी नुकसान नहीं देती है, ये पढ़ाई हमें हमेशा फायदा ही देती है। इसलिए आप क्लास लगे या नहीं लगे, आप आपकी पढ़ाई जारी रखें। रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करोगे सिलेक्शन के लिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक रात पढ़ो और आप पास हो गए। ये होता है लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में वो तुक्के वाला काम होता है, ठीक है, एक रात पढ़े और हो गए पास, ठीक है, वो तुक्का लगता है, हर किसी का तुक्का नहीं लगता है। सिलेक्शन जब होगा आपका, जब आप चीजों को रिवाइज करोगे। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ही आपकी पकड़ आपके सब्जेक्ट पे बनेगी, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो आपके दिमाग से खेलने का काम करता है। आप लोग देखते होंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कई बार ऑप्शनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कई बार हम चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? कंफ्यूज होने का कारण ये है कि हमने उस सब्जेक्ट का रिवाइज ही नहीं किया है, उसको बार बार हमने पढ़ा ही नहीं है, हम उसे केवल एक दो बार पढ़कर और एग्जाम देने आ गए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप गलत आंसर लगा के आ जाते हो, ठीक है। और दूसरी बात, एक मैं बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं जो जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ, सुन लेना बात को ध्यान से, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले पेपर को पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पेपर को पढ़ोगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, और जो भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ऑप्शन को पढ़ोगे, ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है। अपन करते हैं ना ऐसा, पढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले जो अपने दिमाग में चीज आ रही है कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा, तो वास्तव में उस क्वेश्चन का आंसर वही होता है। जैसे मान लो आप एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं और मीडियम भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन आ गया तो सिंपल क्वेश्चन तो आप लगा देते हो, हाँ चलो इसका तो ये सिंपल ही है, तो ये आंसर इसका लगा दिया, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें आप गोला लगा देते हो, लगा देते हो गोला। और जिस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सिंपल है, जो आपको आ रहा है, उसमें अपन राइट का चिन्ह लगा देते हैं कि साहब इसका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बिल्कुल ही समझ से बाहर होते हैं ना। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ से बाहर होते हैं तो आप उस पर क्रॉस लगा देते हो, चलो ये क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा है उस पर तुक्का क्यों मारना? मान लो आपने तुक्का लगा दिया और मान लो ये गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को तो छेड़ना ही नहीं है, जो आपके सिलेबस से बाहर आ गए हैं। दो चार क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ये वाले क्वेश्चन की जिसपे आप गोला लगाते हो। अब गोला क्यों लगाते हो आप? गोला इसलिए लगाते हो कि भाई ये तो कठिन सवाल है और इसको तो हम दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आप करते हो ये गलती करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन वहीं से आया है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो आप ऑप्शनों को पढ़ते हो और ऑप्शन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि नहीं इसका आंसर तो बी होगा, नहीं इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो इसका आंसर तो सी होगा, इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है। ख्याल आया आपके मन में, तो वास्तव में उसका आंसर वो सी ही रहता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो? उस पर गोला लगा देते हो कि इसको तो, ये तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, इस पर तो अपन बाद में आएंगे। तो आप क्या करोगे? ये सिंपल सिंपल सवालों को कर लोगे, फिर एंड में सोचोगे कि चलो जिन पे गोला लगाया था उनके पास जाते हैं। फिर आप क्या करोगे? जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ था बी और सी में, लेकिन आपके मन में ख्याल तो सबसे पहले यही आया था
कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सी होगा, लेकिन आपने बी ऑप्शन भी देखा तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ख्याल क्या आया कि इसका आंसर तो सी होगा। अब आपने लगा दिया साहब उसके ऊपर गोला। अब गोला लगा दिया, अब आप घूम फिर के उस क्वेश्चन के पास आ रहे हो और उसको और उस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ रहे हो और उसके ऑप्शनों को देख रहे हो, तो आप एंड में जाकर, पता है आप एंड में क्या करते हो, एंड में जाकर आप सी पे नहीं लगाओगे आंसर, आप बी पे लगाया होगे, और ये बी आंसर आपका गलत होता है। ये मेरा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है। इसलिए क्या है कि आप चीजों को ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो उन चीजों को, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे आपकी आंखों से जितनी ज्यादा चीजें निकले, क्योंकि पता है क्या होता है, सिस्टम ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, हमारी सोच से बिल्कुल अलग चलता है। जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो कल आपने कुछ चीजें पढ़ी और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो जो आपका दिमाग है, जब आपकी आंखें, आपका दिमाग उस क्वेश्चन को पढ़ेगी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो सबसे पहला ख्याल जो है आपका एक करेक्ट आंसर की तरफ जाता है कि इसका आंसर तो सी होगा। लेकिन आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, फिर बाद में उसके पास में आओगे और फिर उस पर दिमाग लगाओगे, फिर अपने हिसाब से आंसर आप लगाओगे, तो कौन सा लगाओगे, बी आंसर लगाओगे, और बी आंसर आप गलत करके आ जाते हो। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले जो आंसर आपको आ रहा है कि नहीं इसका आंसर तो सी होगा, तो उसी को ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ट्रिक है। अच्छा, ये ट्रिक जब काम करेगी जब आप बार बार रिवाइज करोगे। ये ट्रिक तभी काम करेगी अगर आप बिना रिवाइज करे, बिना पढ़े अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, तो ये नेगेटिव मार्किंग देके जाएगा ये क्वेश्चन आपको। नहीं देखो, बात ऐसी है, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप क्या है कि ना रिस्क लोगे। रिस्क इस ये एक ऐसी चीज होती है, ये मल्टीपल चॉइस जो जो होता है ना क्वेश्चन, ये ऐसी रिस्क होती है कि इसमें ज्यादातर चांस, इसमें 90% जो चांस होते हैं ना, 90% चांस नेगेटिव मार्क के ही होते हैं इसमें। 90% चांस नेगेटिव मार्किंग के होते हैं। अगर आपने तुक्का लगाया तो 90% चांसेस होते हैं उस आंसर के गलत होने के, 10% ही चांस होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि, और एक नेगेटिव सवाल, जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, चलो बात चली है तो बात बता ही देते हैं आपको, ताकि आपको पता लग सके कि नेगेटिव मार्किंग कितनी बड़ी चीज होती है। जैसे मान लो आपके पेपर है कोई, ये कोई पेपर है, इसमें 10 सवाल आए आपके, कितने सवाल आए आपके, 10 सवाल आए, और एक सवाल का जो आंसर है, एक सवाल जो है वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन, आप 40 नंबर आपके बनते हैं। ठीक है, 40 अंकों का ये पेपर है। क्या कह रहे हो राकेश? श्याम बाबा तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को खुद को करना है। ठीक है, पढ़ाई अपन को खुद को करनी है, मेहनत अपन को खुद को करनी है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, मेहनत हमेशा फल दे के ही जाती है। हाँ, हो सकता है आप एक बार सफल हो जाएं, 2 बार, सॉरी, एक बार असफल हो जाए, 2 बार असफल हो जाए, लेकिन तीसरी बार आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत का फल, आपकी मेहनत, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगी राकेश। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं नेगेटिव मार्किंग का, कि कितना असर पड़ता है। अब जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन का पेपर है, और एक क्वेश्चन के 4 अंक है, इस तरह से कुल 40 अंक का पेपर है। अब मान लो आपने क्या किया, 6 सवाल तो सही कर दिए और 4 सवाल आपने तुक्के मार दिए, तो 4 सवाल हो गए आपके गलत। ठीक है, अब देखो भाई, तो 6 सवाल आपके सही है, तो 6 × 4 करेंगे तो कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, अब 24 में से माइनस कर दो आप 4, तो कितने बचे, 20 बचे। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकालो, कितना परसेंट आएगा राकेश? राकेश एक बार परसेंटेज निकालो इसकी, कितना परसेंटेज आ रहा है इसका, राकेश? अरे भाई 50% आएगा ना।
आ गए ना 50% पे आप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यानी अगर आप ये चार क्वेश्चनों पे अगर आप तुक्का नहीं लगाते, अगर आप इन चार क्वेश्चनों पे तुक्का नहीं लगाते, तो ये 24 नंबर का आपका बनता है 60%। देखो इतना फर्क पड़ रहा है, 60% से डायरेक्ट 50% पे आ गए आप। अगर मान लो, चलो चलो ऐसा किया आपने, आपने सोचा कि ये ऐसा करते हैं साहब कि चार क्वेश्चन नहीं आ रहे, दो पे तुक्के लगा देते हैं, दो को छोड़ देते हैं, दो को तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, दो पे तुक्का लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपके दो नंबर कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 22 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितना होगा आपका परसेंटेज, लगभग 55% होगा, ठीक है। इतना फर्क पड़ता है, इतना असर पड़ता है परसेंटेज। एक एक नेगेटिव मार्क, एक एक नेगेटिव मार्क आपको पीछे ले जाता जाएगा। इसलिए कभी भी वही क्वेश्चन करे जो आपको आ रहे हो, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करें तुक्का नहीं लगाए, तुक्का लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रवीण कुमार, कुछ समझ में आया? प्रवीण कुमार एग्जाम दिया था क्या एनएचएम का? प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रवीण कुमार, आपने एग्जाम दिया था कि ये एनएचएम का जो अभी एग्जाम हुआ था, 261 पदों पे भर्ती हुई थी, 11 जून को पेपर हुआ था, ये दिया था क्या आपने? अच्छा, दोनों ने साथ में ही दिया था। अच्छा, मैंने अभी जो चीज बताई थी आपको कि अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ते ही अपने दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं इसका आंसर तो ये वाला होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको छोड़ देते हो कि नहीं ये तो कठिन क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे। और बाद में जब आप करते हो तो जो पहले ख्याल आया था कि इसका आंसर ये होगा, आप उसको चेंज करके दूसरा आंसर लगा के आते हो और वो गलत निकलता है। ऐसा हुआ है कि आप दोनों के साथ में? प्रवीण, राकेश, बताओ भाई, ऐसा आपके साथ में हुआ है क्या? कभी देखा हो आपने, चेक किया हो अपने आप को? चलो, प्रवीण के साथ में हुआ है, राकेश के साथ में हुआ है क्या ऐसा कभी? ऐसा ही होता है ना। अपन क्या सोचते हैं, अपन जब उस क्वेश्चन पे दिमाग लग, क्योंकि अपना दिमाग ने तो आंसर पहले ही दे दिया है, अपने दिमाग ने आंसर पहले ही दे दिया है, ठीक है। क्योंकि अपने दिमाग में वो चीज पहले से ही सेव है, अपने दिमाग ने क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर पहले ही दे दिया, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, बाद में घूम फिर के आते हैं उसी क्वेश्चन पे और उस पे अपन अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं कि चलो इस पर माथा पच्ची करी जाए, ठीक है। फिर अपना मन क्या कहता है, अपना मन कहता है कि नहीं इसका आंसर आपने पहले जो सोचा था ना वो नहीं है, मैं कह रहा हूं, मेरा मन कह रहा है नहीं इसका आंसर तो ये होगा। फिर अपन गलत लगा के आ जाते हैं ना। अपने मन की ना सुने, अपने दिमाग की सुने, अपना दिमाग जो कहेगा वो सही होगा, ठीक है। चलो, तो त्वचा जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बाहरी आवरण होती है। ये जो त्वचा जो होती है ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है। बाहरी दीवार होती है ये हमारे शरीर की। लिखा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? इसकी उत्पत्ति ऐसे हो रही है, आयुर्वेद कहता है कि जैसे अपन दूध को गर्म करते हैं,
जब अपन दूध को गर्म करते हैं तो मलाई जैसे जम जाती है दूध के ऊपर, ऐसे ही त्वचा की उत्पत्ति हो रही है। लिखा है जिस प्रकार दूध को गर्म करने पर मलाई या संतानी का जम जाती है, उसी प्रकार जब शुक्र और शोणित, शुक्र बोले तो स्पर्म, शुक्र बोले तो स्पर्म और शोणित बोले तो ओवम यानी अंडाणु, ठीक है, शोणित बोले तो अंडाणु, ठीक है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो चेतन अवस्था में संयोग के परिणाम स्वरूप गर्भ स्थापना, किसकी उत्पत्ति होती है? गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जब शुक्र और शोणित प्लस आत्मा, आत्मा यानी चेतना, चेतना, आत्मा यानी चेतना, ठीक है, शुक्र शोणित प्लस आत्मा यानी चेतना के परिणाम के इनके संयोग स्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? गर्भ की स्थापना होती है, यानी गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इस गर्भ में फिर काल अंतर्गत, यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी वृद्धि विकास होता है, वैसे वैसे उसका परिपाक होते हुए शरीर के रूप में परिणत होते समय शरीर का सबसे बाहरी आवरण मलाई की तरह 7 प्रकार की त्वचा जो होती है वो बनती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? आयुर्वेद कहता है कि जब शुक्र और शोणित का मिलन होता है, ठीक है, और साथ में आत्मा भी आती है, तो गर्भ की स्थापना होती है, ठीक है। तो इस गर्भ में काल के अंतर से, यानी जैसे जैसे समय आगे गुजरता है, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट आगे होता है, वैसे वैसे इसमें 7 प्रकार की त्वचा बनती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ये क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि त्वचा जो होती है वो 7 प्रकार की होती है, जबकि आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं कि साहब त्वचा 6 प्रकार की ही होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखो भाई, सबसे पुराने आचार्य कौन है हमारे? आचार्य चरक है, ठीक है। जब आचार्य चरक की चरक संहिता को आचार्य सुश्रुत ने पढ़ा तो देखा कि नहीं, इसमें तो काफी सारी कमियां दे रखी हैं, मैं फिर से रिसर्च करूंगा, मैं फिर से पढ़ूंगा। तब उन्होंने सोच समझकर ये 7 त्वचा के बारे में बताया, ठीक है। 7 त्वचा के बारे में बताया, तो हम एक एक त्वचा के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सात त्वचा, सबसे पहली अवभाषिणी, दूसरी है आपकी लोहिता, तीसरी है आपकी श्वेता, चौथी है आपकी ताम्रा, पांचवी है वेदिनी, छठी है रोहिणी, और लास्ट की है मांसधरा, ठीक है। अवभाषिणी, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? अवभाषिणी आप नाम सुन रहे हो तो कोई बड़ी बहन होती है, उसका पुराना नाम होता है, थोड़ा सा लगता है ना ऐसा? सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना? फील होता है ऐसा कि अवभाषिणी हमारी कोई बड़ी बहन है, ठीक है, उसका नाम है सबसे बड़ी बड़ी बहन अवभाषिणी, ठीक है। इस तरह से अपन को फील होता है, ठीक है। फिर छोटे छोटे नामों वाली आ जाएगी सारी, ठीक है। लोहिता, श्वेता, ताम्रा, ठीक है, वेदनी, रोहिणी, ठीक है। अब इनकी छोटी सी एक ट्रिक बनाई जाए तो कैसा रहे?
चलो इनकी ट्रिक आपको बाद में बताएंगे, है ना, अभी ट्रिक सेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला तो ध्यान रहेगा ना, ऊपर वाला ध्यान रहेगा आपको, अवभाषणी। ठीक है, फिर लोहिता, फिर श्वेता। ठीक है, यानी ये कितने हैं, 5 अक्षर है, फिर 3 अक्षर है, फिर 2 अक्षर है, फिर से 2 अक्षर है, फिर लास्ट में फिर 3 अक्षर है। ठीक है, वेदनी और रोहिणी। ठीक है, इतना सा आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने तो है नहीं है, आपको केवल ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको लिखने नहीं है, आपको केवल ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ साहब, आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीसरी त्वचा का नाम क्या है, आप कैसे बताओगे तीसरी त्वचा? अब आपको पहचानना है कि तीसरी त्वचा का नाम कैसा है। ठीक है, आपको ये पता है कि भाई पहली त्वचा जो है वो बड़ी बहन, और बड़ी बहन का नाम बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो पहली त्वचा का नाम आपको पता लग जाएगा, अवभाषिनी। माँ, अब उस क्वेश्चन के अंदर, उस ऑप्शन के अंदर आपको अवभाषिनी जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा जरूर देगा वो, अवभाषिनी और मास धरा तो जरूर देगा वो। ठीक है, और बीच में से कोई एक आध दिन में से उठा के दे देगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बड़ी बहन जो होती है उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम होता है, पुराने जमाने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो अवभाषिनी। ठीक है, फिर उससे छोटी लोहिता। ठीक है, फिर उससे दो और छोटी आ गई। ठीक है, श्वेता और ताम्रा। ठीक है, एक तरह से लड़कियों के ही नाम है ये। ठीक है, एक तरह से लड़कियों के ही नाम है ये। ठीक है, वेदनी और रोहिणी, और फिर मांसधरा। ठीक है, तो मांसधरा तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, पहला और सातवां तो आपको याद रह जाएगा, इनकी बीच की बात है। LSTVR याद रख लेना, या ALSTVR याद रख लेना। ठीक है, जैसा भी आप याद रखना चाहो। ठीक है, चीजों को ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर को क्या करना है राकेश, एग्जाम में आंसर को क्या करना है, पहचानना है हमें। ठीक है, हमें पहचान करनी है सही आंसर की। तो सही आंसर की पहचान हम कैसे कर पाएंगे, जब हम चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम इससे आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे और कैसा क्वेश्चन बनता है, आगे क्वेश्चन इनका बनता है मोटाई का, कि इनकी मोटाई कितनी होती है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, ये बहुत पतली होती है, ये बहुत पतली होती है। हाँ, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, ये और भी मोटी होती है, ये उससे भी ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, फिर ये और भी ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, और ये और भी ज्यादा मोटी होती है, ये तो सबसे मोटी होती है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, ब्रीही। ब्रीही बोले तो चावल, ब्रीही का मतलब क्या होता है, चावल। ठीक है, तो चावल का जो दाना जो होता है, ठीक है, चावल के एक छोटा सा अपन ने चावल का दाना लिया है, उस चावल के दाने को हमने 18 भागों में डिवाइड किया है, 18 टुकड़ों में तोड़ लिया है उसको। ठीक है, तो 18वां टुकड़ा, यानी यानी चावल का 1/18वां भाग। ठीक है, कितना भाग, 1/18वां भाग। ठीक है, ये सबसे पतली होती है, फिर और मोटी, 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 ये सबसे ज्यादा मोटी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो 18, 16, 12, 8, 5, 1 और 2। ठीक है, इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। ठीक है, तो 2 4 4 3। ठीक है, अंतर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, इनके बीच में एक 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला याद रखना कि ये सबसे मोटी और सबसे पतली होती है, 1/18वां भाग होता है, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 3 का अंतर लास्ट में। ठीक है, फिर ये तो एक व्रीहि के बराबर है ही, ये 2 व्रीहि के बराबर है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा,
और एक क्वेश्चन और बनेगा आपका जो कम बनता है, यानी इनमें ये जो त्वचा के जो भाग है इनमें कौन कौन से रोग जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है नी के अंदर, अब भासनी का रोग अधिष्ठान है सिद्म और पद्म कंटक। सिद्म और पद्म कंटक ये हमारी त्वचा रोग है, ये ठीक है, हमारी त्वचा के रोग है, ठीक है, सिद्म और पद्म कंटक, ठीक है। अगली है लोहिता। लोहिता में है, ये चीर कालिक नहीं है, ये तिल कालक है, ठीक है ना, चीर कालिक नहीं है, ये तिल कालक है, इसको करेक्शन कर लेना। तिल कालक है, ठीक है, करेक्शन कर लेना इसमें, मैं भी कर लेता हूं। मेरा जो टाइप राइटर है ना वो कई बार गलती कर देता है। तिल कालक है ये, है ना। तो तिल कालक, व्यंग और न्यक्ष, ठीक है, ये तीन रोग इसमें पाए जाते हैं। श्वेता में चर्मदल और अजगल्ली का, अजगल्ली, ठीक है, अजगल्ली का होता है, वैसे ये अजगल्ली लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ताम्रा में किलास और कुष्ठ रोग का अधिष्ठान है, ठीक है, और वेदनी में भी कुष्ठ और विसर्प का स्थान है, ठीक है। और रोहिणी, रोहिणी जो त्वचा होती है इसमें बड़ी बड़ी डिजीज पाई जाती है, जैसे अपनी नहीं है ये, अपची होना चाहिए, अपची, हाँ अपची है, इसको अपची कर लेना भाई, अपनी नहीं है, अपची है, अपची है, ठीक है। ये ऐसे थोड़े कठिन कठिन नाम आ जाते हैं ना तो उसमें गलती कर देता है टाइप राइटर। अपची, ठीक है, ये अपची है। अपची, अबूर्द, शलीपद, शलीपद बोले तो शलीपद बोले तो, सलीपद बोले तो हाथी पांव रोग होता है, ठीक है, और गलगंड, ठीक है। अगला है मांसधरा। मांसधरा बोले तो अर्श और भगंदर रोग का यहाँ पर अधिष्ठान माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। रोगों में से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जबकि यहां से और यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन बनाएगा वो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बनाएगा। अगर उसे और भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन बनाना है तो वो यहां से बनाएगा, और वो सोचेगा नहीं मुझे तो बच्चों को परेशान करना है, उनको कंफ्यूज करना है, तो फिर वो रोग अधिष्ठान से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, अपनी बात करते हैं आचार्य चरक के बारे में, क्योंकि आचार्य चरक ने भी तो कुछ कहा है हमारे बारे में और त्वचा के बारे में। तो आचार्य चरक ने, हाँ एक क्वेश्चन और बनेगा सबसे पहले, वो त्वचा की संख्या के बारे में पूछ लेगा वो कई बार। बताओ भाई आचार्य सुश्रुत ने मान लो उसको सिंपल क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, मान लो उसको सिंपल क्वेश्चन बनाना है कि चलो ऐसा करते हैं बच्चों से यही पूछ लेते हैं कि आचार्य चरक के अनुसार त्वचा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आचार्य चरक, आचार्य चरक ने 6 त्वचा के भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? 6 त्वचा होती है। उदक धरा, अब धरा शब्द से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, धरा शब्द से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि धरा तो मांस धरा उधर आई थी तो वो तो सबसे मोटी थी और सबसे अंत वाली थी, तो यहां पर धरा शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने पहले स्थान पर ही कर लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। असरंग धरा, सिद्म, दो ही दिए इन्होंने, तृतीय, चतुर्थ, अब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पंचम और षष्ठी, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखो भाई अब क्या करेगा वो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ, अब बच्चे ने मान लो किस तरह से पढ़ा है वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया, ठीक है। अब उसे धरा शब्द तो पता है बस, ठीक है, उसको क्या पता लगा है, धरा पता लगा है केवल, ठीक है।
तो अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया कि बताओ साहब, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सातवीं त्वचा कौन सी होगी। ठीक है, अब वो मांस धरा भी लिख देगा, उदक धरा भी लिख देगा और ऐसरंग धरा भी लिख देगा। ठीक है, धरा धरा लिख दिया उसने। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन वो क्या दे देगा, चौथा ऑप्शन वो क्या दे देगा, चौथा ऑप्शन वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा वो, चलो मैं बता ही देता हूं आपको किस तरह से वो ऑप्शन देगा। वो पूछेगा भाई आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा, सातवीं त्वचा, त्वचा का सातवां स्तर क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे देगा वो, मान लो मांस धरा दे देगा। ठीक है, ऑप्शन बी दे देगा वो उदक धरा, और ऑप्शन सी दे देगा वो ऐसरंग धरा, और ऑप्शन डी दे देगा वो मांस धरा व उदक धरा दोनों। ठीक है, अब धरा धरा दे दिया उसने सारा। ठीक है, सारा यहीं धर दिया उसने। ठीक है, अब बच्चे ने क्या पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ा है कि साहब धरा है लास्ट में। अब उसने आगे वाला नहीं पढ़ा कि आगे वाला क्या है, क्योंकि वो रट के गया है, चीजों को समझ के नहीं गया है, वो चीजों को रट के गया है। उसको पता है कि साहब धरा होती है किसके अंदर होती है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है धरा के बारे में। ठीक है, तो अब उसे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वो मांस धरा था, वो उदक धरा था, कि वो एस रंग धरा था। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, और एग्जामिनर उससे और भी एक कदम आगे है, वो चौथा ऑप्शन ये डाल देगा। ठीक है, अब वो सोचेगा यार कि अब क्या करें, अब तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो फिर बच्चा क्या है कि गलत आंसर लगा के आ जाता है। इसलिए आपको या तो इनको याद रख लो, ठीक है, या तो इनको याद रख लो भाई, उदक धरा और ऐसे रंग धरा। आपको ये पता होना चाहिए कि आचार्य चरक ने जो आचार्य चरक ने जो त्वचा के नाम बताए वहां पर शुरू में ही धरा शब्द का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तो उदक धरा और ऐसरंग धरा, फिर तीसरी चौथी पांचवी और छठी त्वचा। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर आचार्य चरक ने रोग अधिष्ठान के बारे में नहीं बताया है पहली और दूसरी त्वचा में। तीसरी त्वचा में इन्होंने सिद्म और किलास रोग का अधिष्ठान बताया है। चौथी त्वचा में दद्रु और कुष्ठ के बारे में बताया है। पांचवी त्वचा में अलजी और विद्रदी के बारे में बताया है। और षष्ठी त्वचा, ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन और बनता है आचार्य चरक के अनुसार जो रोगों के बारे में बता रखा है ना, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि छठी त्वचा जो होती है, कौन सी त्वचा के कटने पर, कौन सी त्वचा के कटने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब यहां पर आप सोचोगे साहब कि आंखों के आगे अंधेरा कैसे छा रहा है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है। ठीक है, ये हमारी त्वचा में सबसे ऊपर की ओर है, ये सबसे नीचे की ओर है। तो त्वचा में हम जितना नीचे जाते जाएंगे वहां पर हमें क्या मिलेगी, सिराएं मिलेगी, धमनियां मिलेगी, सिरा मिलेगी, धमनियां मिलेगी। जब छठी त्वचा के अंदर सिरा और धमनियां उपस्थित है, जब छठी त्वचा में सिरा और धमनियां उपस्थित है, तो वहां पर छठी त्वचा के कटने पर ये सिरा और धमनियां भी कट जाएगी। ठीक है, किसी के डीप कट लग गया, गहरा गहरा कट लग गया किसी में, तो उसकी छठी त्वचा भी कट जाएगी, तो सिरा और धमनी भी कट जाएगी। सिरा और धमनी के कट जाने से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रक्त निकलता है। ठीक है, जब बहुत अधिक मात्रा में रक्त निकलेगा तो उस व्यक्ति का बीपी डाउन हो जाएगा, उस व्यक्ति का बीपी डाउन हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, मतलब उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा और वो बेहोश होके गिर पड़ेगा। धीरे धीरे उसका बीपी और ज्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से खून ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। ठीक है, और वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसमें कहा गया है कि इस त्वचा के कटने से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। आधुनिक मत के अनुसार, यहां से क्वेश्चन कम बनता है। आधुनिक मत के अनुसार जो है त्वचा के दो भाग होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस।
बाहरी त्वचा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाहरी त्वचा जो होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, और आंतरिक त्वचा जो होती है, आंतरिक त्वचा जो होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखा है जो बाहर की जो त्वचा होती है हमारे हथेली में और हमारे पाँव में, ठीक है, हमारे पाद तल में, ठीक है, क्या होती है, मोटी होती है और इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। ये बाहर से भीतर की ओर इसमें 5 स्तर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बाहर से भीतर की ओर 5 स्तर होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम SC, स्ट्रेटम लूसिडम SL, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम SG, स्ट्रेटम स्पाइनोसम SS, और स्ट्रेटम वेसल या स्ट्रेटम जर्मिनेटम SG। ठीक है, ये लास्ट का जो SG है यानी जर्मिनेट, यानी जर्मिनेट और यानी जनन कर रही है। ठीक है, यानी ये क्या बना रही है, इसका बेस बना रही है। ठीक है, तो SC SL SG SS। ठीक है, इस तरह से आपको याद, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म तो कोई नहीं पूछेगा, आपसे फुल फॉर्म थोड़ी पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्रम क्या है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अंतः त्वचा यानी आंतरिक त्वचा। इसमें स्पर्श इंद्रियां पाई जाती है, ध्यान रखनी है चीज आपको। ठीक है, इसमें पाई जाती है स्पर्श इंद्रियां। ठीक है, स्पर्श इंद्रियों का अधिष्ठान होती है। इसमें सिरक नहीं है, ये सिरा है। ठीक है, ये सिरक नहीं है, ये सिरा है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। इसमें सिरा, धमनिया की शाखाएं, वसा ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलो अगली बात दे रखी त्वचा के उपांग। त्वचा के उपांगों के आपको नाम पता होना चाहिए कि हमारी त्वचा से निकलने वाले कौन कौन से इसके उप अंग होते हैं। ठीक है, हमारी त्वचा के उपांग बोले तो हमारी त्वचा के उप अंग, त्वचा के उप अंग, उपांग मतलब अगर उपांग को का हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, उपांग का अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं तो उप अंग, ठीक है, त्वचा के उप अंग कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हमारी त्वचा से निकले रहते हैं, जैसे हमारे नाखून, हमारे बाल वगैरह जो होते हैं, उन्हें हम त्वचा के उपांग कहते हैं। यानी हमारे नख, नख यानी नाखून, ठीक है, रोम, रोम यानी हमारे बाल, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां जिनसे पसीना निकलता है यानी स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, और भी होती है कुछ, स्नेह ग्रंथि, ये श्वेत ग्रंथि और स्नेह ग्रंथि तो त्वचा के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, यह चेहरे पर अधिक मात्रा में, हमारा चेहरे की जो स्किन जो होती है, कईयों में ऑयली स्किन होती है, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, स्नेह ग्रंथि बोलते हैं इसको, सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हमारी त्वचा के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हमारी त्वचा के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है आपका तापमान के बारे में, सबसे पहले दे रखा है आपकी बुक में कि तापमान का नियंत्रण करना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। हमारे मस्तिष्क में का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन है भाई, इसको बताना आपने, आंसर देना इसका। ऑप्शन A, B, C और D। सबसे पहला है आपका सेरेब्रम, फिर है आपका हाइपोथैलेमस, फिर है आपका मेडुला ओब्लेंगेटा, फिर है आपका पोन्स। बताओ भाई, आंसर दो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई।
प्रवीण, राकेश, प्रियंका, कोमल, आंसर दो भाई इस क्वेश्चन का। प्रवीण ने कहा है ऑप्शन ए। और भी बोलो भाई। कोमल आंसर दो भाई, प्रियंका आंसर दो, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कोमल आंसर दो भाई। चलो कोमल का आंसर भी आ गया है। प्रियंका आंसर दो भाई। कोई भी टीपेगा नहीं, बगैर टीपे आंसर देना है। सबके आंसर आ गए, प्रियंका का आंसर नहीं आया, आंसर दो। जो भी है आप तो दे दो आंसर। सही होगा गलत होगा वो अभी आपकी एग्जाम थोड़ी हो रही है, ये तो वैसे ही अपना प्रैक्टिस चल रही है। चलो नहीं देना आंसर तो मैं ही बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर होगा साहब हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन ये है, क्लास में ध्यान दिया करो, ठीक है। इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। राकेश, इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का आप जो टेम्पोरल वाला भाग बता रहे हो, उसमें श्रवण संबंधी केंद्र होते हैं। श्रवण संबंधित केंद्र होते हैं उसके अंदर, टेम्पोरल वाले भाग में श्रवण संबंधी केंद्र होते हैं, यानी हम जो सुनते हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो शब्दों का जो एनालिसिस जो हो रहा है वो सेरेब्रम के टेम्पोरल वाले भाग में हो रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का कार्य करता है, जबकि मेडुला ओब्लंगेटा जो वाला भाग जो होता है। अच्छा अच्छा, आपने वो शायद वो लगाया होगा है ना, मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो लगाया होगा आपने, चलो कोई बात नहीं। क्लास अटक रही है आपकी तो नेट को एक बार ऑफ करके ऑन करो भाई, ठीक है। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, इसमें क्या है कि हमारे श्वसन संबंधी केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। यानी हमारी जो श्वसन क्रिया जो होती है, उस क्रिया को उस क्रिया का रिदम बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रक्त वाहिकाओं का संकुचन शिथिलन का भी कार्य यहाँ से किया जाता है, ठीक है। जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है वह कार्य किया जाता है, और जबकि पॉन्स जो होता है,
पॉन्स वाला जो भाग होता है इसमें विशेष रूप से श्वसन के केंद्र पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम जब जोर से खांसते हैं या अपन योगा वगैरह करते हैं तो जोर जोर से, हाँ लगता है ऐसा, ऐसा लगता है जब अपन जब अपन क्या है कि अगर आपने चीज को अगर सही पढ़ रखा होता ना राकेश, अगर आपको याद होती वो, क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी गलत नहीं बोलता है, हमारा मन जरूर गलत बोल जाता है लेकिन हमारा दिमाग कभी भी गलत नहीं बोलता है, ठीक है। तो आपने अगर इसको ढंग से पढ़ा होता, अगर आपको अच्छे से याद अगर होता, ठीक है, तो क्या है कि आप, आपके दिमाग में सबसे पहले हाइपोथैलेमस आता, ठीक है। तो जब अपन योगा वगैरह करते हैं, ठीक है, जब अपन अपनी मर्जी से सांस लेते हैं तब कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, एक छोटी सी बात थी एक। चलो आगे चलते हैं अपन। तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है, हमारी त्वचा कर रही है। कैसे कर रही है त्वचा, त्वचा नियंत्रण, त्वचा नियंत्रण कैसे कर, अभी देखो अभी सर्दियां पड़ रही है, अभी क्या पड़ रही हैं, अभी सर्दियां पड़ रही हैं, ठीक है। तो सर्दियों में आपने देखा होगा अपने पसीने नहीं आते हैं, ठीक है, सर्दियों में पसीने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल रहता है, इस वजह से नहीं आते। गर्मियों में पसीने आते हैं अपने, अपने गर्मियों में पसीने आते हैं, क्यों आते हैं, वो पसीने हमारे इसलिए आते क्योंकि गर्मियों के दिनों में बाहर का तापमान भी ज्यादा रहता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो शरीर की जो ऊष्मा जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि साहब पसीने आते हैं, तो पसीने के रूप में वो जो ऊष्मा है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और वो जो पसीना जो होता है वो हमारी त्वचा को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। यानी जो पसीना जो होता है, यानी ऊष्मा की वजह से पसीने आ रहे हैं, ऊष्मा की वजह से पसीने आ रहे हैं, तो पसीने आने की वजह से क्या हो रहा है, जो त्वचा जो होती है वो ठंडी हो जाती है। जब त्वचा ठंडी हो जाती है तो अंदर का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो होता है वह कम हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में भाई कुत्ते के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, देखा होगा आपने, जो डॉग होते हैं डॉग के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। तो गर्मी तो बेचारे उनको भी लगती है, भाई गर्मी तो उनको भी लगती है, तो वो क्या करते हैं अपनी जीभ से लार टपकाते हैं, ठीक है। वो अपनी जीभ से क्या करते हैं, लार टपकाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शरीर की जो ऊष्मा है वो लार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो पसीना जो क्या कर रहा है, पसीना क्या कर रहा है, हमारे शरीर की जो अतिरिक्त ऊष्मा जो गर्मियों में बन जाती है उस ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके बाद में पसीने आने के बाद में हमारी त्वचा जो होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। चलो अगला है आपका, बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा करती है, तो सही बात है, करती है रक्षा तो, ठीक है। जो त्वचा जो होती है बाहर के वातावरण से रक्षा करती है। और विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं, जैसे स्पर्श, किसी को स्पर्श करना, किसी को दबाना, पीड़ा देना, ठीक है, यानी दर्द होना, दाब लगाना, कंपन, शीत लगना, उष्ण यानी गर्मी लगना, ठीक है। तो इन सारी चीजों को महसूस कौन कर रहा है, इन सारी चीजों को महसूस कौन कर रहा है, हमारी त्वचा महसूस कर रही है, क्योंकि हमारी त्वचा में क्या पाई जाती है, संवेदना होती है। अभी 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 सर्दियां पड़ रही है, ठीक है। तो सर्दियां पड़ रही है तो जैसे ही सर्दी हमारे त्वचा को लगती है, जैसे ही हमारी त्वचा को सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, हमारा मन क्या करता है, गर्म वस्त्र पहनने का मन करता है, ठीक है, स्वेटर पहनने का मन करता है, जैकेट पहनने का मन करता है, ठीक है। तो वो एक संवेदना ग्रहण कर रही है त्वचा, जो किसको दे रही है, दिमाग, जो किसको जाकर दे रही है ये सूचना, हमारे दिमाग को जाकर, हमारे ब्रेन को जाकर ये सूचना दे रही है कि साहब ठंड ज्यादा पड़ रही है, गर्म कपड़े तो पहनने चाहिए, ठीक है। तब हमारा मन करता है गर्म कपड़े पहनने का, ठीक है। अब जैसे ही गर्मियां आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी त्वचा गर्मी को ग्रहण करने लगेगी, ठीक है, यानी गर्मी की संवेदना को ग्रहण करने लगेगी। तो त्वचा जाकर सूचना देगी अपने ब्रेन को कि भाई गर्मी पड़ने लग गई है, अब तो गर्म वस्त्रों को उतारो। तो हम क्या करेंगे, गर्म वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो होती है। अगला है शरीर में ताप का नहीं, चलो आ गया जो बता रहा था मैं आपको,
शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। शरीर का अधिक ताप होने पर तापमान कम करने के लिए त्वचा के द्वारा पसीने का अति मात्रा में स्रवण किया जाता है, जिससे ऊष्मा नहीं होता, ये ऊष्मा है ये, ठीक है, ऊष्मा का क्षय होता है, इसमें काफी गलतियां दे रखी है, ठीक है, जिससे ऊष्मा का क्षय होता है। उसका नहीं है ये, ऊष्मा कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, ऊष्मा का क्षय होता है इससे, ठीक है। चलो, इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी बात और बच रही है जो कई बार पूछ ली जाती है। देखो भाई, सबसे ज्यादा गर्म कौन है? ये 38 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा गर्म है, और सबसे गर्म कम कौन है? ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान दिखाई देता है, क्योंकि जो कक्षा जो होती है, कक्षा कहाँ होती है? हमारे ये जो कंधा जो होता है, ये नीचे की साइड जो होती है, इस जगह को बोलते हैं कक्षा, ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार टेम्परेचर नापा जाता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान जो होता है, इस शरीर के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम तापमान पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? कक्षा में। जबकि हमारी गुदा के अंदर, जबकि हमारी गुदा के अंदर जो है, क्योंकि गुदा जो होती है वो हमारे आंतरिक शरीर के सबसे करीब होती है, ठीक है, गुदा जो होती है वो हमारे आंतरिक शरीर के सबसे करीब होती है, जबकि कक्षा वाला जो भाग होता है वो हमारे आंतरिक शरीर से दूर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर के, हमारे जो आंतरिक शरीर है उसका तापमान हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुदा के अंदर जो तापमान मिलेगा वो इस सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा मुख का तापमान जो सामान्य अवस्था में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कक्षा के अंदर तापमान घट जाता है, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि गुदा के अंदर तापमान बढ़ जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस ये तापमान हो जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी क्लास कल रहेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप में आपको सूचना डाल दूंगा, क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, फिर बाकी की बात अपन करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। प्रवीण, राकेश, कोमल, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। राकेश, अगर आपने ये जो मैं बोलता हूँ ना कि भाई आप पढ़ के आया करो, तो उसमें क्या है, अगर अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप सही आंसर लगा देते। चलो कोई ना, होता है। अभी अपनी तो शुरुआत ही हुई है, अभी अपन को लंबा सफर तय करना है, ठीक है।
ठीक है, फिर अपन बाकी की बात कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।